Hello friends, welcome back to our channel Learn with Edu Funda. Friends, I'm back with another क्वेश्चन सीरीज फॉर पीईटी। तो फ्रेंड, जैसा कि वो पता है कि कई दिनों से क्या मतलब महीने होने वाले हैं, हम लोग पीईटी क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है आपकी तरफ से। तो उसी का हम लोग अगला सीरीज आज डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि पता है कि आपको डे बाय डे एक दिन कम होता ही जा रहा है एग्ज़ाम में, क्योंकि 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है इसका। तो आप अगर इसको देख रहे हैं चैनल को और तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा अगर सीरीज स्टार्ट किए हैं देखना तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने से ही पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और कहाँ आप वीक पढ़ रहे हैं। तो लास्ट तक देखें और अपना कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितना आपका स्कोर रहा। चलिए फ्रेंड, बिना किसी फर्दर डिले के हम शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया गया? मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया? ऑप्शन ए, गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण। ऑप्शन बी, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण। ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा दमनात्मक नीति अपनाने के कारण। या फिर डी, चौरी चौरा कांड के कारण। तो फ्रेंड देख लीजिए, पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया गया। यहाँ पे एक गांधी जी ने किया था, तो उसका रीज़न क्या था? तो गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण? बिल्कुल नहीं, गांधी का स्वास्थ्य ठीक था उस समय। हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद था, ऐसा भी नहीं था, इसकी वजह से नहीं किया गया था। अंग्रेजों द्वारा दमनात्मक नीति मतलब कि बहुत ही कड़े कदम अंग्रेजों ने उठाए, मतलब मारा पीटे की होंगे, तो ऐसा भी नहीं था। तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड, उसके वजह से गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो ये सब होता है कि जितने भी वो आंदोलन करते थे वो अहिंसावादी थे, जबकि चौरी चौरा कांड में काफ़ी अंग्रेजों को, 22 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। तो इससे वजह से काफ़ी वो दुखी हुए और उन्होंने ये जो असहयोग आंदोलन था उसे निलंबित कर दिया। तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड। तो फ्रेंड्स, ये मेन रीज़न इसका यही था, चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन उन्होंने निलंबित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहे? दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आज़ाद, रास बिहारी बोस, या फिर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो सबसे लंबे समय तक इसके अध्यक्ष थे वो हैं अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पूछ रहा है 1932 में पहला हुआ था, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखिए इसको ऑप्शन को, तो एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे वो सिर्फ 3 ही थे, चौथा तो कोई था ही नहीं। तो ये तो महावाहियात ऑप्शन है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। बच्चा आपका 3 ऑप्शन। तो अगर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा, थोड़ा भी कहीं पढ़े होंगे इसके बारे में, तो आपको जरूर पता होगा कि जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में, तीसरा जो हुआ था वो 1932 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी में गांधी जी सम्मिलित हुए थे, जबकि पहले में गांधी जी गए ही नहीं थे, मतलब कांग्रेस का कोई सदस्य ही नहीं गया था वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मतलब लोगों को सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बोला था, उनको समझाया था किसी चीज़ के बारे में? लखनऊ में, वाराणसी में, मुंबई में, या फिर कोलकाता में? ध्यान देने की बात है फ्रेंड्स, कहाँ पे पहला जन भाषण मतलब कि एड्रेस किया था लोगों को, तो वो था वाराणसी में पहले गांधी जी ने लोगों को जन भाषण दिया था। अंतिम मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर, या फिर बहादुर शाह द्वितीय? फ्रेंड्स, का सही आंसर है अंतिम मुगल सम्राट था, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। और यही जो थे, जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें इन्होंने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश में पिता के रहते हुए बादशाह के पद के लिए प्रयास होना चाहिए कि बादशाह के पद को प्राप्त करने के लिए
कौन सा शाहजहाँ प्रयास किया था, मतलब पिता के जीवित रहते हुए कौन सा ऐसा शाहजहाँ था जिसने उस पद को पाना चाहा। ऑप्शन ए शाहजहाँ, बी हुमायूं, सी जहांगीर या फिर डी औरंगजेब। फिर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ही अपने पिता के रहते हुए उस पद को प्राप्त करना चाहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में, बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, या फिर डी अकबर और तैमूर के बीच में। जैसे फ्रेंड्स पता है आपको कि पानीपत की जो होती है 3 लड़ाई हुई थी। 1526 में, एक ये जो हुआ था 1761 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये जो हुआ था, पहला तो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पहला वाला 1526 में। और जो तीसरी की बात कर रहा है तो ये हुआ था बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मतलब कि अगर ऐसा ना दे तो हो सकता है ऑप्शन दे दे आपको मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, तो वो भी हो सकता है, या फिर बाजीराव द्वितीय या फिर अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ तीसरा पानीपत युद्ध। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना से, चांदी से, लोहा से, या फिर डी कांस्य से। फ्रेंड्स जो हड़प्पा वासी थे ये परिचित किससे नहीं थे, किस धातु से? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में किसके शासनकाल में विभाजित हुआ? जैसे पता है फ्रेंड कि जैन धर्म में लास्ट में आते आते ये 2 पंथों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पूछ रहा है किसके शासनकाल में ऐसा हुआ, तो ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, या फिर डी उदयन। यहाँ पे मात्रा लगा दें उदयन बस। फ्रेंड्स ये जो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जलवाष्प, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें इसे, ताकि पता चलता है कि हाँ आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स इस श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो आप पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं एक चैनल हम ये ज़रूर है कि चैनल हमको नया है, थोड़ा ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी यहाँ से। क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल देखिए ना, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं उसी तरह का क्वेश्चन में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि चैनल नया है, क्योंकि पर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे जो टीचर इसे पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के लिए, काफ़ी कंपटीशन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई किया है। तो एक बार ट्रस्ट करके जरूर देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से निराश नहीं होना पड़ेगा। तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो जलवाष्प। अगला क्वेश्चन देखें, स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? जो फ्रेंड स्वेज नहर उसके दक्षिणी सिरे पर बात कर रहा है, कौन सा बंदरगाह स्थित है? पोर्ट सईद, पोर्ट तौकीफ, स्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्वेज बंदरगाह ही स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। थोरियम का भंडार सर्वाधिक कहाँ होता है? रूस में, भारत में, अमेरिका में, फिर कनाडा में। फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, पर अगर बात किया जाए पीईटी के लिए तो ये उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, क्योंकि जिस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो ये पीईटी के लिए तो वरदान साबित होगा, आपको एग्ज़ाम दे के आएंगे, जब एग्ज़ाम देंगे, अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, रोज़ इसका रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम देते टाइम ही कि हाँ काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम में। थोरियम का भंडार सर्वाधिक कहाँ है? तो ये भारत में है। का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, धौलागिरी, या फिर कंचनजंगा। बात रहा फ्रेंड भारत में, वैसे तो एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है इसका हिमालय का, पर अगर बात करें भारत में कौन सी हाईएस्ट पीक है इसकी, तो वह है कंचनजंगा। ठीक फ्रेंड, अगला देखते हैं, नर्मदा, महानदी और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? मतलब तीनों नदियाँ कहाँ निकलती है? ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से, रायगढ़ पहाड़ी से, या फिर भिटरियागंज के पहाड़ी से। तो फ्रेंड्स ये नर्मदा,
महानदी और सोन नदी जो है ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, फिर से थोड़ा सा एरर हो गया ऑप्शन में, एक ही पास होगा मौलिक अधिकार को, सी ऑप्शन होगा डीपीएसपी को, या फिर डी सभी, इन सभी को। तो बात करें फ्रेंड्स भारतीय संविधान की आत्मा, तो ये होता है प्रस्तावना, मतलब प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान के अभिभावक यानी कि गार्जियन, गार्जियन जो फ्रेंड्स पता है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है चीज़ों को, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, तो किसे कहा गया है, राष्ट्रपति को कहा गया है, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर अटॉर्नी जनरल को। तो बात करेगा भारतीय संविधान के अभिभावक की, गार्जियन की, तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही देख रेख करता है इसका, कौन कुछ ऐसा नियम कानून तो नहीं बन रहा है जो लोगों के जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन कर रहा है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के ही जुरिडिक्शन में आता है। नीति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है, मतलब जो फॉर्मेशन हुआ है नीति आयोग का, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 280 में, 148 में, 124 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड जो नीति आयोग है ये संविधान के किसी आर्टिकल में दिया ही नहीं गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। की बात करें अगर आर्टिकल 280 कितने होता है वित्त आयोग, 148 की इसमें बताया गया कैग के बारे में, और 124 में ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। अगर देखते हैं मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। यो फ्रेंड्स इसका आंसर किया होगा आपने। तो सर्वोच्च मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है इसका आदेश कौन दे सकता है, तो यह है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति में, तो राष्ट्रपति ही इसका सही आंसर है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, फिर विधान परिषद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो वो उस सभा का सदस्य नहीं होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बात हो रहा है राष्ट्रीय आय की गणना की, ऑप्शन ए आय विधि की, बी उत्पत्ति गणना विधि की, इनमें से दोनों, मतलब ए और बी ऑप्शन दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि दोनों, आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों मिलके ही इनको ही देखते हुए इन्हीं को बेस बना के राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बैंकों के साख का नियंत्रण कौन करता है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आरबीआई, या फिर एसबीआई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शन ऐसे देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, जो लगता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पर जो बैंकों का साख नियंत्रण होता है ये आरबीआई के हाथ में होता है। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था, 1952 में, 1949 में, 1976 में, या फिर 1969। अवमूल्यन डिवैल्यूएशन, उसको मतलब उसकी वैल्यू कम कर दी गई थी, तो ये हुआ था पहली बार 1949 में। तो देखते हैं शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, कपड़ा उद्योग का, शिल्प उद्योग का, विनिर्माण का, या फिर विनिर्माण उद्योग, यहाँ पे होगा सेवा क्षेत्र का, डी ऑप्शन। तो शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन मतलब विदेशी मुद्रा जो फॉरेन करेंसी है उसके अर्जन में कपड़ा उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 26 नवंबर, 24 दिसंबर, या फिर 23 जनवरी। बात हो रहा है फ्रेंड्स विधि दिवस, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 26 नवंबर को, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। फ्रेंड बाल नवंबर तक कॉमन है, सबको पता होगा, डायबिटीज़ डे इंपॉर्टेंट है। जबकि 23 जनवरी की अगर बात करें, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने सब जो इंपॉर्टेंट डेज वाले हैं सब चीज़ें ये सब कवर करा दिया है। प्ले लिस्ट में जरूर जाइए हमारे, वहाँ से काफ़ी कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो सिर्फ पीईटी के लिए ओरिएंटेड है,
तो वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपका एग्ज़ाम में और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और ये सब पढ़ सकते हैं आसानी से, सब कुछ आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगा। महाभाष्य के रचयिता हैं बाणभट्ट, कालिदास, पतंजलि या फिर दंडी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें महाभाष्य की, इसके रचयिता हैं आपके पतंजलि। बाकी बाणभट्ट, हर्षचरित के कालिदास, कुमार संभवन हो गया। अगर देखते हैं रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? जर्मनी द्वारा, फिलीपींस द्वारा, यूएसए द्वारा या फिर नॉर्वे द्वारा। फ्रेंड्स ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है ये फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। पढ़िहारी लोक नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में, केरल में, बिहार में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स ये पढ़िहारी जो लोक नृत्य होता है ये होता है आपका गुजरात में। चलो देखते हैं पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, गैस, जेल या फिर ठोस। आइए फ्रेंड्स अपने आंसर किया होगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्लाज्मा। एक पदार्थ की चौथी अवस्था है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कर देता है, भस्म कर देता है, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जीएस का, इसमें केमिस्ट्री का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एकॉस्टिक विज्ञान संबंधित है प्रकाश विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से, जलवायु विज्ञान से या फिर विद्युत विज्ञान से। तो एकॉस्टिक जो होता है विज्ञान फ्रेंड्स ये होता है ध्वनि विज्ञान से संबंधित है आपका। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर डी, ए और बी दोनों, मतलब अपवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से। तो जो इंद्रधनुष जो होता है ये ए और बी दोनों की वजह से बनता है, यानी कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों का कंबाइन इफेक्ट की वजह से ही इंद्रधनुष दिखता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया, मतलब किसको चुना गया साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड के लिए? के माधव राव, वेलचेरू राव, राम माधव या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स यहाँ करंट अफेयर्स का जैसे कि बताया मैंने कि जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरा करंट अफेयर्स 2021 का कंप्लीट करा दिया है, 15 जुलाई तक कंप्लीट करा दिया है। तब उसका मैंने इसीलिए क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया, पहले 40 क्वेश्चन लेके आ रहा था, मैं 45 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके मैं उसको क्या बोलते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करा सकूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को प्ले लिस्ट में लेके जाइए और वहाँ से मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको बड़ा हेल्पफुल होगा वो सब चीज़ें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में आने ही या काफ़ी अच्छा वेटेज भी होता है इनका। तो वहाँ से आप अगर पढ़ लेंगे तो सब करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेलुचेरू राव। अगर देखते हैं किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहने प्रतिबंध लगा दिया है? पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, इटली ने या फिर स्विट्ज़रलैंड ने। फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज है पीईटी के एग्जाम में, 10 क्वेश्चन इससे आने हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा, 5-5 क्वेश्चन ही लेके आ पाऊँगा, और आप अगर उसको देख लेंगे वीडियोज़ को, 6-7 वीडियो है फ्रेंड्स, एक घंटे नहीं, एक वीडियो 1 घंटे का है, बाकी सब 30-35-40 मिनट के हैं ऐसे, तो देख लेंगे तो आप सब कुछ कवर कर लेंगे उससे। तो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है स्विट्ज़रलैंड। अगर देखते हैं पुनर्जन्म में संधि है, मतलब पुनर्जन्म में कौन सी संधि हुआ है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर अयादि संधि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विसर्ग संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा पुनः और जन्म से मिलकर बना है पुनर्जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अगर क्वेश्चन निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है? हिमालय, शीशम, भारत या फिर डी, रात। फिर बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन डी, रात जो है स्त्रीलिंग है, जबकि ये तीनों जो है पुरुषलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है इधर इधर की बात उधर करना, कपट करना, बहाने बनाना या फिर गलत काम करना। गलत काम होगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर मगर लगी रहे काफ़ी ईजी है, तो मुहावरा तो ऐसे भी काफ़ी चीज़ें पता होती हैं जो हिंदी क्षेत्र के लोग हैं। तो अगर मगर करने का मतलब होता है बहाना बनाना, मतलब इधर उधर की बातें करना, इधर उधर इग्नोर करना चीज़ों को। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। फ्रेंड देखने से काफ़ी आसान लग रहा है, तो इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन डाइट में इसका सही है
बी, मैं गाने का जो होता है अभ्यास किया जाता है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? तितली, निर्मला, मानस का हंस या फिर चित्रलेखा? तो अगर बात करें जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की तो वो है इसमें से तितली। देखते हैं अब इंग्लिश का। ओपन द डोर, इसका पैसिव होगा द डोर मस्ट बी ओपन, द डोर विल बी ओपन, द डोर इज़ ओपन या फिर लेट द डोर बी ओपन। फ्रेंड जैसे कि पता है कि जो कमांड वाले होते हैं वो अगर आप वॉइस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो सब तो कवर करा नहीं सकता यहाँ पे, तो मैंने MCQ फॉर्म में ही लाता हूँ ये। तो अगर आपको पढ़ना है इन सब चीज़ों के बारे में, इंग्लिश के बारे में अच्छे से अपना श्योर करना चाहते हैं 5 क्वेश्चन सही से, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कौशल सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ दिया है वहाँ पे। उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है रूल को, फिर उसका प्रैक्टिस कराया गया है। तो चैनल प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपना जो स्कोर है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो होगा ओपन द डोर का, तो लेट द डोर बी ओपन। लगते हैं हैव दिस लॉक ब्रोकन, इसका बताना है हमको पैसिव वॉइस। ब्रेक दिस लॉक या फिर गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन या फिर हैव ब्रोकन दिस लॉक बी। तो फ्रेंड्स इसका पैसिव जो होगा एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो इसका पैसिव होगा ऑप्शन सी, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग, इसे बताना किस पार्ट में एरर है, ABCD में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता है इट वॉज हर, ना हो कि इट वॉज शी हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना होकर सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे बनेगा। तो फ्रेंड्स जैसे बता रहा हूँ कि आप लिस्ट में जाकर आप ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया कौशल सर ने, तो सब समझ में आ जाएगा क्यों इसका रीज़न क्या है यहाँ का। अगर देखते हैं ही सेड आई सॉ अ बुक हियर, ऑप्शन ए है ही सेड दैट ही सॉ अ बुक हियर, he said that he saw a book there, he said that he had seen a book here, या फिर D, he said that he had seen a book here। फिर से पता है कि आपको अगर दोनों पैसिव में दोनों पास्ट में है तो ये वाला जो होता है पास्ट इंडिफरेंट में है तो पास्ट परफेक्ट में बनता है। पास्ट परफेक्ट का और ऑप्शन देखें आप, सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिल रहा है आपको। और हियर का जो होता है फ्रेंड्स ये पैसिव में आते समय देयर हो जाता है। तो देखिए सिर्फ एक ही 2 ऑप्शन तो कटेंगे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में नहीं है। ये जो है ये और ये हैड लगा यहाँ पे, तो ये दोनों हो गए पास्ट में, लेकिन यहाँ पे हियर जो है यहाँ पे हियर एज इट इज दे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा है, ही सेड दैट ही हैड सीन अ बुक हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। माई सिस्टर लिव्स बक्सर, तो इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है, इन होगा, एट होगा या फिर ऑन। फिर जैसे पता है कि जो छोटा शहर होता है उसके लिए हम लोग एट लगाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एट भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर जरूर बताएं, और अगर कहीं आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ ताकि आपका स्कोर जो है अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सके, स्कोर आपका बूस्ट हो सके। तो फ्रेंड्स चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए।